तो आज हम चैप्टर 1 से आईपीसी का यानी कि द इंडियन पेनल कोड 1860, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम आईपीसी भी कह देते हैं, तो उसका हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हो सके तो हम पूरा का पूरा एंड तक आपको ये पूरा सेशन आपका पूरा एंड तक लेकर चलेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम थोड़ा सा इस वीडियो में कवर करेंगे। ऐसे ऐसे धीरे धीरे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करते करते हम पूरी आईपीसी कवर करने की आपकी कोशिश करेंगे। तो अब थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, जैसे कि हम इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के बच्चों को साथ साथ लेकर चलेंगे। तो और आपके लिए एक रैपिड नोट्स बनाते हुए चलेंगे, तो वो आपको उससे क्या होगा, आपको एक मेमोराइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम हाथों हाथ लिखते चलेंगे और आप भी ऐसा करिएगा, आप भी इसको देखकर आप भी लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो ये आपको हाथों हाथ आपको एक्सप्लेन भी होते रहेंगे और आपके एक स्पीडी नोट्स भी बनते रहेंगे। और अगर आपको सच में अगर आप लोगों को लगता है कि आपको नोट्स चाहिए, तो वो भी आगे उसके लिए भी हम आपके लिए फ्री में कुछ करने की कोशिश करेंगे कि फुल्ली आपको पूरे पूरे नोट्स मिल जाएं। और अभी फ़िलहाल आप इस वीडियो को पूरा प्यार दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक लाइक तो ज़रूर बनता है अगर आपको पसंद आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, हिस्ट्री से थोड़ा बहुत स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा हम डिटेल में जाएंगे नहीं। और देखिए, अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम, मैं खाली पीसीएसजे जुडिशरी जिसे कहते हैं, या फिर एपीओ हुआ, या और भी लॉ एग्ज़ाम, या फिर किसी भी फील्ड का एग्ज़ाम हो, तो आपके लिए सबसे बेटर ये रहता है कि आपको अगर कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो ऐसा नहीं होता कि आप उसको भर भर के पढ़ें। देखिए, आपको नॉलेज लेनी है, लेकिन इतनी नहीं लेनी। आपको अगर एग्ज़ाम पास करना है तो एक लिमिटेड नॉलेज भी आपके लिए सफिशिएंट है। ये नहीं है कि आप पूरा का पूरा ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, आपको उसमें से कितना याद रह पाएगा। तो इसलिए लिमिटेड पढ़िए और जो पढ़िए वो सॉलिड पढ़िए। तो हम इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। तो लिमिटेड पढ़ेंगे और बिल्कुल सॉलिड पढ़ेंगे, कोई आलतू फालतू चीज़ नहीं, जो नॉर्मली बेसिक है और जो आपके लिए सफिशेंट है एग्ज़ाम्स के लिए, तो उसको कवर करके चलेंगे। तो आप लोग सब लोग सपोर्ट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इग्नोर माय हैंड राइटिंग। ओके, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रही हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको लगेगा कि हैंड राइटिंग कैसी है, लेकिन इग्नोर माय हैंड राइटिंग, तो सॉरी। और आगे चलते हैं। तो जैसे आईपीसी 1860, इसको आईपीसी यहाँ पे लिख देते हैं, कैमरे में आ नहीं रहा है ये। तो आईपीसी 1860 जो है, किसने, पहली बात ये आ जाती है, ये जो आईपीसी है ये ड्राफ्ट किसने किया था? ड्राफ्ट किसने किया था? बाय लॉर्ड मैकॉले। ठीक है, ये लॉर्ड मैकॉले जो थे, तो इन्होंने ये आईपीसी ड्राफ्ट किया था। इनके साथ 3 अदर कमिश्नर्स भी थे। देखिए, विद 3 अदर कमिश्नर्स के साथ, इनके साथ और भी 3 कमिश्नर्स थे, उनके साथ मिलकर इन लोगों ने, इनके साथ 3 कमिश्नर्स थे लॉर्ड मैकॉले के साथ, जिनके साथ मिलकर इन्होंने आईपीसी को ड्राफ्ट किया था। उनके जो 3 अदर कमिश्नर्स थे वो कौन कौन थे, उनके नाम क्या क्या थे, तो हम इनको डायग्राम के थ्रू हम इसको लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो मैक लियोड थे और दूसरे थे एंडरसन, और ये थर्ड थे मिलेट। कौन थे? मिलेट। ठीक है ना, इन सब ने मिलकर आईपीसी को ड्राफ्ट किया था, इन तीनों ने, लॉर्ड मैकॉले और विद अदर कमिश्नर्स मैकलियोड और एंडरसन, मिलेट।
ये 3 कमिश्नर्स थे। अब नेक्स्ट आ जाता है कि जो आईपीसी है वो कौन से कमीशन ने इनको प्रिपेयर किया था। देखिए जो आईपीसी का जो था ड्राफ्ट जो था वो कौन से कमीशन ने इनको आईपीसी को ड्राफ्ट किया था फर्स्ट लॉ कमीशन थी। कौन सी थी? द फर्स्ट लॉ कमीशन। ये फर्स्ट लॉ कमीशन थी जिन्होंने आईपीसी का ड्राफ्ट जो था वो प्रिपेयर किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट ये आ जाता है कि जो बिल जो था वो पास कब हुआ था। आईपीसी का बिल जो था पास कब हुआ? वो हुआ था 6 अक्टूबर 1860 को। ठीक है, और ये ही आईपीसी कब ऑपरेशन में लाई गई, कब यूज में आनी स्टार्ट हुई, कब फोर्स में वो आ गई। यहाँ लिख देंगे हम केम इनटू फोर्स। दैट इज 1 जैन यानी कि जनवरी, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, 1862 में। ठीक, सॉरी यहाँ पर जो मैंने कमिश्नर्स की स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ कर दी है, कमिश्नर्स। ठीक है, अब ये जैसे कि मैंने ये लिखा है सब कुछ आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। देखिए हम दोबारा से रैपिडली एक रिवाइज कर लेते हैं। देखिए आईपीसी 1860 को ड्राफ्ट किसने किया था? लॉर्ड मैकॉले ने किया था। किनके साथ मिलकर? इन लोगों के साथ मिलकर, कमिश्नर्स के साथ। कौन यहाँ पे कमिश्नर्स आ जाते हैं? ये एक तो चेयरमैन थे लॉर्ड मैकॉले, और जो क्या कहते हैं जो इनके साथ कौन कौन थे? कमिश्नर्स थे। 3 कमिश्नर्स के साथ मिलकर इन्होंने ड्राफ्ट किया था क्या? आईपीसी। मैकलॉड, एंडरसन एंड मिलेट। ठीक है ना, और आगे ये आ जाता है। अब बात ये आ जाती है इसमें कि अब ये जो ड्राफ्ट जो करा था आईपीसी को, तो ये कौन से कमीशन ने ड्राफ्ट किया था? किसी भी अगर कोई भी कुछ वो करें, कुछ भी अगर हम कुछ बनाएंगे या किसी कंपनी को, जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंपनी को हम ठेका देते हैं या कुछ भी करते हैं, तो एक कंपनी को ठेका देते हैं, एक पर्टिकुलर आदमी को तो नहीं देते ना। तो उसी हिसाब से उस कंपनी का नाम जो हो जाता है ना, उसी हिसाब से एक कमीशन बनाई गई थी जिसको ठेका दिया गया था। तो वो कौन सी थी? कौन सी कमीशन था वो? तो वो था फर्स्ट लॉ कमीशन था। यहाँ पे कमीशन को पूछा गया है कौन से कमीशन ने प्रिपेयर किया था आईपीसी को। ठीक है, तो वो था द फर्स्ट लॉ कमीशन ने किया था। द फर्स्ट लॉ कमीशन ने किया था। और ये फिर ये बिल पास कब हुआ आईपीसी का? कि तो वो हुआ था 6 अक्टूबर 1860 को। और फिर ये फोर्स में कब आया, मतलब कब यूज़ करने लग गए लोग, कब से यूज़ करना स्टार्ट किया आईपीसी को? एक मैं थोड़ी इजी लैंग्वेज की यूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि इजीली आप लोगों को समझ में आ सके। देखिए जो काफ़ी पढ़ चुके हैं तो उन लोगों को तो आराम से समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर कोई लॉ स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है तो उसको थोड़ा सा इजी वे में बताने की कोशिश करेंगे, तभी उसको थोड़ा सा समझ में आएगा, बेसिक क्लियर। तो इस वजह से ये थोड़ी सी लो लेवल की लैंग्वेज भी यूज़ की जा रही है यहाँ पे। ठीक है ना, मेरे थ्रू। बाकी तो खैर लो में हाई लेवल की वो यूज़ की जाती है लैंग्वेज, लेकिन ये कि ये हम बिल्कुल बेसिक से लेकर ताकि आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए कि ये है क्या चीज़। ठीक है ना, इसलिए हम बिल्कुल नीचे से लेकर चल रहे हैं, एक लोकल लैंग्वेज यूज़ करके, ताकि समझ में आ जाए।
एक तो फिर ये जो कब फोर्स में आना स्टार्ट हुआ, ये हुआ 1 जनवरी 1862 में, न्यू ईयर से। ये मान के चलिए न्यू ईयर से हमने आईपीसी को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, नए साल से हमने यूज़ करना इसको स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और आगे भी हम इसकी कुछ लर्न करने की इन्हीं नोट्स को एक टिप एंड ट्रिक्स निकालेंगे ताकि ये इजीली हमारे माइंड में एकदम सेट हो जाए। ठीक है ना, अभी फ़िलहाल के लिए हम थोड़ा सा इसको ऐसे बताते हैं, फिर एक नई वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको लर्न करने का इजी वे बताएंगे ताकि एकदम आपके दिमाग में और दिल में एकदम छप जाए। ठीक है, इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, अगर आप ध्यान से देखें तो इंटरेस्टिंग भी है, और आप इसको एक एंटरटेनमेंट वे से भी आप इसको लर्न कर सकते हो, आपको इतना मज़ा आने वाला है। तो ठीक है ना, आगे धीरे धीरे आपकी एक्साइटमेंट थोड़ी बढ़ती चली जाएगी अगर आप ऐसे टिप एंड ट्रिक्स से उसको पढ़ेंगे, आईपीसी को या किसी भी लॉ सब्जेक्ट को। अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, पढ़ेंगे कि क्राइम के क्या क्या एलिमेंट्स हैं। देखिए पहले मैं हेडिंग लिख दूं, देखिए एलिमेंट्स देखिए अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, क्राइम के, अपराध के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो हम इसको कुछ इस टाइप से इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए सीधे सीधे पढ़ेंगे तो इतना मज़ा नहीं आएगा, तो इसलिए थोड़ा सा इसको आर्ट एंड क्राफ्ट में यू कन्वर्ट कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ क्राइम तो कौन कौन से हैं। क्राइम करने के लिए मतलब ये है कि क्राइम करने के लिए हमें किस किस की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कि क्राइम मतलब इन द सेंस कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये क्राइम हुआ है, कोर्ट कैसे पहचानेगी। तो ये इस पर्पस से बताया गया है एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, कि कोर्ट कैसे पहचानेगी कि हाँ ये क्राइम है। उसके लिए एसेंशियली क्या क्या चाहिए, वो पहले कोर्ट क्या देखेगी कि इसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है, हाँ तो ये क्राइम है। तो उसमें ज़रूरत पड़ती है सबसे पहले किसकी, इंसान की, ऑब्वियस सी बात है ना, ह्यूमन बीइंग या कोई व्यक्ति, जिसे व्यक्ति भी कह सकते हैं। तो एक ह्यूमन बीइंग चाहिए या कोई पर्सन होना चाहिए, इसको भी हम कवर कर देते हैं। ठीक है ना, और दूसरा उस इंसान की इविल इंटेंट होनी चाहिए। एक इविल इंटेंट होनी चाहिए, उनकी दूषित इंटेंशन होनी चाहिए। और थर्ड, कोई एक्ट होना चाहिए, कोई कार्य या कोई लापरवाही टाइप ओमिशन, जिसको एक्टस रूस भी कहते हैं लैटिन वर्ड में, इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं। ठीक है, और थर्ड जो है वो एक ये होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग हो गया, उसकी एक क्या कहते हैं, एक इविल इंटेंट होनी चाहिए, बुरी वो सोच होनी चाहिए कि वो कुछ ऐसा कर जाए, उसकी इंटेंशन मतलब करने का इरादा होना चाहिए, बुरा काम करने का इरादा होना चाहिए कि मुझे ये करना है, इसको मारना है या कुछ भी करना है ना। और वो एक्ट करना चाहिए, एक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कुछ कराए नहीं बस सोच के बैठ गया, ऐसा नहीं है। कुछ उस उसी इंटेंशन में, इसी इंटेंशन में उस ह्यूमन बीइंग को कुछ करना चाहिए या
कोई चूक करनी चाहिए, ओमिशन करना चाहिए, जिसे लोप भी कहते हैं। तो इसको लेटिन वर्ड में एक्टस यूज भी टर्म दी गई है, ठीक है ना। अब ये तीनों चीज तो हो गई, अब तीसरी चीज मेन क्या चीज होगी, उस वो व्यक्ति इविल इंटेंशन के साथ कोई ऐसा कार्य करेगा ताकि दूसरे को इंजरी हो, क्षति पहुंचे, नुकसान पहुंचे टू अनदर पर्सन, ठीक है। इसको भी हम कवर्ड कर लेंगे। अब ये चीज़ पहले ह्यूमन बीइंग आएगा, इंसान आएगा, फिर वो इविल इंटेंट होगी उसकी, मैं तो इसको मारूंगा। फिर उसके बाद वो कुछ उसी उसी उसमें वे में वो कोई ऐसा काम करेगा, या फिर वो उससे इंजरी पहुंचेगी, किसी सामने वाले व्यक्ति को एक क्षति पहुंचेगी, ठीक है ना। तो ये क्राइम के लिए एलिमेंट्स हैं, ये इन 4 चीज़ों की आवश्यकता है क्राइम के लिए। अब हमारा क्या कहते हैं, एक छोटी सी हिस्ट्री भी हो गई। अब एलिमेंट्स क्राइम के लिए क्या क्या चाहिए वो भी हो गया। अब इनका थोड़ा सा लैटिन वर्ड्स के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें जो लैटिन वर्ड्स यूज़ किए गए हैं आईपीसी में, उनकी मीनिंग है क्या। भाई थोड़ा सा बेसिक तो पता होना चाहिए, आप जब वो आगे पढ़ोगे उसमें। देखिए अब नेक्स्ट ये आ जाता है कि मेंस्ट्रिया, आप आईपीसी में सुनोगे या सुना भी होगा, मेंस्ट्रिया क्या होता है। देखिए मेंस्ट्रिया जो है ना, बेसिकली एक लैटिन वर्ड है, पढ़ने में ही लग रहा होगा, वैसे कोई बताने की बात नहीं है, पढ़ने में ही थोड़ा अलग लग रहा होगा, इंग्लिश का वर्ड तो लग नहीं रहा, रिया, तो इसलिए मेंस तो फिर भी सुना होगा लेकिन रिया नहीं, तो ये लैटिन वर्ड मान के चलो कि ये सच में ही लैटिन वर्ड है, वैसे मान के क्या चलो ये है ही, ये लैटिन वर्ड ही है ना। इसका मतलब होता है, एक मीनिंग क्या है इसका, इविल इंटेंट। देखो अभी जैसे ये इविल इंटेंट आपको याद आ रहा होगा, अभी हमने एलिमेंट्स ऑफ क्राइम के बारे में पढ़ा था, तो वही मेंस रिया है, इविल इंटेंट मेंस रिया। देखो अभी नेक्स्ट अभी दिखाती हूँ मैं, अभी दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे हमने कहाँ गया, देखो ये वाला हमने अभी क्रिमिनल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में पढ़ा था ना, इविल इंटेंट, इसको मेंस रिया भी कहते हैं, एक है ना, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, मेंस रिया, इविल इंटेंट को मेंस रिया कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ तो बता ही दिया था मैंने, लैटिन वर्ड एक्टस यूज कहते हैं इसको, है ना, एक्ट और ओमिशन को। तो हम इसी मेंस रिया के बारे में आपको बता रहे हैं। तो ये एक इविल इंटेंट, इसका मीनिंग होता है इविल इंटेंट। तो ये तो एक बेसिक सी बात अभी मैंने जैसे बताई थी कि ये एलिमेंट ऑफ क्राइम है ना। और दूसरी बात ये, जब तक कोर्ट जो है हमारी, वो जब तक किसी को गिल्टी नहीं मानेगी, शुड नॉट होल्ड द
called a man guilty unless he has guilty mind। इसका मतलब ये है, जब तक कोर्ट किसी भी व्यक्ति को अपराधी घोषित नहीं करेगी, जब तक उसका माइंड गिल्टी नहीं होगा, अपराधी नहीं होगा, जब तक उसके दिमाग में कोई ऐसी इंटेंशन होगी नहीं, बिना इंटेंशन के करेगा तो वो क्राइम होगा ही नहीं। तो इस वजह से जब तक उसकी इंटेंशन गिल्टी नहीं होगी, इविल इंटेंट नहीं होगी, जब तक उसको गिल्टी माना ही नहीं जाएगा। मेंसरिया ये है, ओके। ये बेसिक सा एक मेंसरिया है, आपको याद करने के लिए ये एक सफिशिएंट वे है, ठीक है ना। और जैसा कि मैंने अभी जैसे एलिमेंट ऑफ क्राइम के बारे में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उसी में जो अभी एक्टस रियूस था, एक्टस रियूस, देखिए मैं दिखा दूँ आपको एक्टस रियूस कहाँ लिखा था हमने। देखिए ये रहा क्रिमिनल एलिमेंट ऑफ क्राइम में एक्टस रियूस जिसे कहते हैं। तो वो क्या था, एक्ट और कमीशन है ना, तो यानी कि फिजिकल रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, कि वो ये तो होता है माइंड, एम से माइंड याद रख लो आप, मेंस रिया है ना, यानी कि माइंड, ये माइंड का इविल इंटेंट ये आनी चाहिए, ये माइंड का कंडक्ट है, ये माइंड का एक कार्य है, ठीक है ना। इविल इंटेंट मेंस रिया, एम से एम, मेंस रिया माइंड, ठीक है ना। और ये है फिजिकल, ये एक फिजिकल रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट है, ये फिजिकली, ये आपको फिजिकली दिखाई देगा, ये खाली आपको दिमाग में दिखाई देगा, दिखाई नहीं देगा, मतलब ये सिर्फ दिमाग में रहेगा कि इविल इंटेंट थी, ये दिमागी रूप से अंदर था। और जो ये फिजिकल, ये बाहर निकल के आ जाता है, उसने सोचा और फिर उसे किया, मतलब ये सामने दिखाई दे गया, यानी कि फिजिकल सामने दिखाई देने वाली चीज़ ही होती है। तो ये फिजिकल रिजल्ट है किसका, ह्यूमन कंडक्ट का। किसी इंसान ने जो काम किया उसका फिजिकली दिखाई देना एक्टस रियूज है, ठीक है ना। ये आपका मेंस रिया भी एक्सप्लेन हो गया और आपका यहाँ पे एक्टस रियूज भी एक्सप्लेन हो गया। देखिए जैसे कोई आप एक्ट भी करते हैं ना, इतना वर्ड ले लो एक्टस रियूज, एक्ट को कोई काम करते हैं आप, तो क्या कहते हैं, वो दिखाई देता है, फिजिकली आपको दिखाई देगा, है ना। कोई भी काम करोगे तो वो फिजिकली आपका सबको सामने आ जाता है, तो वो उससे एक्टस एक्ट फिजिकल, एक्ट दिखाई देता है इसलिए फिजिकल हो गया। देखो ये अब एक बेसिक सा आपको ये पता चल गया कि आपका एक ड्राफ्ट किसने किया। देखिए जैसे कि हम दोबारा से एक बार रिवीजन करेंगे, जैसे इंडियन पेनल कोड को ड्राफ्ट किसने किया, लॉर्ड मैकॉले ने किया। फिर किन के साथ मिलकर करा, कमिश्नर्स के साथ, है ना। तो वो कौन कौन, उनके 3 साथी कौन थे कमिश्नर्स, वो थे एंडरसन, मैकलॉड और मिलेट, ठीक है। ये 3 लोगों के साथ इन लोगों ने मिलकर ड्राफ्ट किया किसको, आईपीसी को। अब इन्होंने किसको क्या कहते हैं, अब वो ठेका किसको दिया गया था ड्राफ्ट करने का, उनके कमीशन का। कौन सी कमीशन थी वो, तो वो था कमीशन था फर्स्ट लॉ कमीशन, पहली कमीशन ही थी,
ठीक है ना, फर्स्ट लॉ कमीशन, यानी कि फर्स्ट लॉ कमीशन, ठीक है ना। मैंने ये रोमन वर्ड में इसलिए लिख दिया, वैसे तो इसको स्पेलिंग से लिखते हैं, FIRST वाला, मतलब जिसे बेसिकली, लेकिन ये मैंने थोड़ा सा इसलिए ऐसे लिखा है ताकि एक थोड़ा सा अलग सा दिखाई देता है ना जो चीज़, तो वो याद रहती है, तो इसलिए ये ध्यान रखना, आपको ये लिखना वर्ड में, लेकिन ये ऐसे लिखना है फर्स्ट, है ना। तो ये मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में फर्स्ट लिख दिया ताकि आपको एक मेमोराइज करने में एक अट्रैक्टिव चीज़ जो होती है ना वो थोड़ा याद ज़्यादा रहती है, तो इसलिए मैंने इसको फर्स्ट लिख दिया, ठीक है ना, ऐसे लिख दिया। और कभी लोग कहने लगे कि ये तो ऐसे लिखा जाता है और आपने ऐसे लिख दिया, तो मैं ये इसलिए ऐसे कर रही हूँ ताकि तोड़ मोड़ के छोटी चीज़ बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि एक याद करने में आसानी रहे। देखिए मैं डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में आपको समझा के देना, फिर ये उसका फ़र्क क्या रह जाएगा कि आपको समझ में ना आए, वही मैंने किताबी आपको भाषा बता दी, तो फिर उससे फ़र्क क्या रह जाएगा। तो इसलिए पढ़ो तो ऐसे पढ़ो ना, एंटरटेनमेंट वे में पढ़ो ताकि आपको एक छपता चला जाए आपके दिल में भी, दिमाग में भी, है ना, ताकि फिर मज़ा भी आता है ऐसे पढ़ने में, और आपका एंटरटेनमेंट भी होता है और पता भी चलता है। और बस लाइक ज़रूर कर देना भाई, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, ठीक है ना। वैसे आपको ये पसंद आएगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। एक जुगाड़ू लैंग्वेज है और जुगाड़ू तरीके से पढ़ रहे हैं हम, कोई ऐसे डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम आ गया। आपका एलिमेंट्स की क्या क्या क्राइम में क्या कौन कौन से एलिमेंट्स आपको होते हैं इसमें, है ना। तो ये एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान चाहिए भाई, बिना इंसान के तो क्राइम होगा नहीं, है ना। इंसान ही है, वही क्राइम करता है, वो चाहिए, ह्यूमन बीइंग चाहिए, इंसान चाहिए। अब उसकी इंटेंशन भी चाहिए, क्या कहते हैं, कैसी होनी चाहिए। अब मैं ज़बरदस्ती किसी और से करवा दूँ तो वो क्राइम नहीं होगा ना। तो इसलिए आप कोई काम करने जा रहे हो तो उसके लिए एक इविल इंटेंट तो चाहिए ही चाहिए, है ना। कोई भी आपके मन में कोई विचार आना, वो होना चाहिए कि हाँ मैं इसको ऐसा कर दूँ, है ना। फिर आपने क्या करो, वो आपके माइंड में आ गया, मेंसरिया कहते हैं ना जिसको, माइंड, मेंसरिया, MM, है ना। तो ये मेरे दिमाग में आया, और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मुझे अब ये करना ही है, ये क्राइम मुझे करना ही है जो मैंने सोच लिया है। अब सोचा मैंने, अब उसको कर दिया, कार्य कर दिया वो, या कोई ओमिशन लॉक कर दिया, कोई रूल तोड़ दिया, या जो भी है ना। एक्टस यूज एक्ट, ऐसा कर दिया मैंने, रूस के, एक लैंग्वेज होती है ना हरियाणा की लैंग्वेज टाइप की, रूस गए मतलब गुस्सा होना, रूस गए, तो इसलिए तो ये रूस, उससे आप याद कर लिए, एक्ट ऐसा करा क्योंकि वो रूस गया था, है ना। तो तो ये उस हिसाब से वो एक्ट इसलिए किया क्योंकि वो रूस गया था, और वो दिखाई देने लगा, फिजिकल रिजल्ट आ गया उसका, मतलब मैंने कोई काम किया तो वो सबको दिखाई देगा, है ना। तो ये वो वाला है फिजिकल रिजल्ट, किसका, एक इंसान का फिजिकल रिजल्ट है। मैंने उसका थप्पड़ मार दिया, है ना, वो दिखाई दिया भाई इसने थप्पड़ मारा है ना। तो ये फिजिकल रिजल्ट आ गया। अब उसके बाद क्या हुई, उससे सामने वाले को इंजरी पहुंची, नुकसान पहुंचा, क्षति पहुंची, दूसरे व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को, ठीक है ना। मुझे तो मज़े आ गए मार के, है ना, लेकिन सामने वाले को दिक्कत हुई, तो ये वो इंजरी है। अब ये मैंने आपको यहाँ पे एक अलग से भी बता दिया था कि मेंसरिया जो है वो लैटिन वर्ड है, और एक्टस रियूस भी जो है वो भी एक लैटिन वर्ड ही है ना। पढ़ने में ही पता चल रहा है। एम से माइंड, माइंड का है, ये माइंड वाला वर्क है ना, जो मैंने अभी बताया आपको जैसे लेटेस्टली। और लैटिन वर्ड है, और ये इविल इंटेंट है, मतलब इसका इविल इंटेंट होता है। और जब तक कोर्ट उसको गिल्टी मानेगी नहीं, जब तक उसका माइंड गिल्टी नहीं होगा। तो अब हम क्या करें, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर दें। चलिए मैं सोच रही हूँ
चलिए हम ये नया चैप्टर भी स्टार्ट कर देते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, तो हम उसको भी हम स्टार्ट कर देते हैं, इसी वीडियो में कवर्ड कर देते हैं। चलिए भाई चैप्टर 1 पे आ जाते हैं हम सीधे सीधे अब। तो चैप्टर 1 में कौन सा है? चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये जो चैप्टर है सेक्शन चैप्टर 1 जो है इंट्रोडक्शन जिसका नाम है, इसमें कौन कौन से सेक्शन कवर होते हैं? वो सेक्शन 1 to 5, 1 से 5 तक के सेक्शन कवर होते हैं इसमें। ठीक है, नाम इंट्रोडक्शन है इनका चैप्टर का, और इसमें 1 से 5 सेक्शन कवर्ड होते हैं, यानी कि कवर होते हैं, मतलब 5 सेक्शन इसमें कवर होंगे। ठीक है, देखिए ये जो चैप्टर वाइज जैसे कंप्लीट होने की कोशिश होगी, तो अगर आप लोगों को एमसीक्यूज चाहिए तो वो भी हम इसमें उसकी भी वीडियोस बनाएंगे। सोच रहे हैं कि ऐसा भी कर सकते हैं कि चैप्टर 1 में कौन कौन से सेक्शंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या तो हम एक वीडियो के बाद ही एमसीक्यूज क्वेश्चंस लगाएंगे। वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आपकी एक तरीके से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर इनमें अगर ये थ्योरी में कंप्लीट नहीं हुआ कोई क्वेश्चन आपका, तो वो ये होगा, उससे फ़ायदा क्या होगा, आपके एमसीक्यू में कवर हो जाएगा, तो वो भी लेकर चलेंगे। या तो आप, अगर आप लोगों की डिमांड ये है कि आप इसके बाद ही, जस्ट इस वीडियो के बाद ही आप एमसीक्यूज क्वेश्चंस वगैरह लेकर चलना चाहते हैं, तो वैसे भी करना स्टार्ट कर देंगे। या फिर आप अभी खाली आईपीसी पूरी कंप्लीट करना चाहते हैं तो वो कर लेंगे। तो वो जैसे आप लोगों को सही लगे, तो वो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता दीजिएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे वीडियोस बनाएंगे कि आपको एक चैप्टर के बाद ही आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस वाले चाहिए, या सीधे आपको पूरी आईपीसी पहले कवर करनी है, फिर सेशन आपको दूसरा ऐसा चलाना है जो खाली एमसीक्यू क्वेश्चंस वाले हों। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और इसमें जो सेक्शन 1 से 5 तक आपके कवर होंगे, इसमें इंट्रोडक्शन इसका नाम है। इसमें क्या क्या होगा? एक्सटेंट, कहाँ तक ये लागू होता है, किस क्षेत्र तक, मतलब कौन सी टेरिटरी तक इंडिया के ये लागू होता है, और आईपीसी। और कमेंसमेंट आ जाएगा हमारा यहाँ, और ये दोनों चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। तो देखिए पहले तो ये हो जाता है टाइटल, नाम क्या है? द इंडियन पिनल कोड 1860s को कहा जाता है। ये जो सेक्शन 1 में आता है, सेक्शन 1 की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, सेक्शन 1 की बात हो रही है, इसमें क्या क्या आता है? टाइटल, इंडियन पेनल कोड 1860 कहा जाता है इसको। एक्सटेंट की बात आ जाती है, आईपीसी कहाँ तक एक्सटेंड करता है, कौन सी टेरिटरी तक, और इंडिया के कौन से क्षेत्र तक, कौन सी टेरिटरी तक ये फॉलो किया जाता है आईपीसी को। द
होल ऑफ इंडिया, ये पूरे इंडिया में फॉलो किया जाता है आईपीसी को। पहले ऐसा नहीं था, पहले जम्मू एंड कश्मीर में ये लागू नहीं होता था और अब ये लागू होने लगा है जब से ये एक्ट पास हुआ है। कौन सा? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में ये एक्ट पास हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया पर भी ये पूरे इंडिया पर लागू होने लग गया। पहले जम्मू एंड कश्मीर पर नहीं था, फिर ये जब एक्ट पास हुआ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, तब से ये जम्मू एंड कश्मीर पर भी लागू होने लगा है। पहले जो जम्मू एंड कश्मीर पे जो लागू होता था वो रणबीर पेनल कोड जो था वो लागू होता था। कौन सा था? रणबीर पेनल कोड नाम से था, वो लागू होता था। और अब जब से ये वाला एक्ट पास हुआ है, अभी इस पर भी आईपीसी अब लागू हो गया है इंस्टेंट ऑफ दिस। ठीक है ना? तो मैं ज़रा सा इसमें बेसिक सा आपको बता दूं, इसको जो पार्लियामेंट जो एसेंट जो थी प्रेसिडेंट की और जो पार्लियामेंट की, दोनों हाउसेस के पार्लियामेंट ने, राज्यसभा और लोकसभा जिन्हें कहते हैं, और राज्यसभा प्लस लोकसभा दोनों को मिलके, मतलब शॉर्ट में कर दिया है ना, प्लस प्रेसिडेंट की एसेंट, मतलब कि स्वीकृति कब मिली? इन दोनों की एसेंट, इस एक्ट की एसेंट मतलब मंजूरी कब मिली, कौन सी तारीख को दी गई? वो थी 9 अगस्त 2019। 9 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं उन्होंने मिलकर सम्मति दी इस एक्ट की। कब? 9 अगस्त 2019 को। ये था लोकसभा प्लस राज्यसभा से मिलकर पार्लियामेंट बनता है, तो उनको मिलाकर तीनों ने मिलकर ये एसेंट दी 9 अगस्त 2019 को। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो जब मंजूरी मिल जाती है, एसेंट हो जाती है, तो क्या करती है सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है इसके बाद क्या करती है, ये हो गया, फिर इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एक गजट निकालती है। क्या निकालती है? गजट, राजपत्र जिसे कहते हैं। आपने कई बार देखा होगा न्यूज़पेपर में राजपत्र के नाम से काफ़ी बड़ा गजट टाइप का आता है, उस पर गजट भी लिखा जाता है। गजट कहते हैं जिसको प्रोनाउंसिएशन में हिंदी में। तो उसमें ये निकालते हैं घोषणा जिसे कहते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट भी होती है, तो वो जब घोषणा करती है किसी उसका, सबको बताना चाहती है, तो वो एक जैसे कोई लॉ पास हुआ या कुछ भी पास हुआ, नया रूल पास हुआ, तो वो उसमें इसके थ्रू बताती है। ये गजट कहाँ छपता है? ये छपता है आपके न्यूज़पेपर में भी छपता है, और जो आपकी गवर्नमेंट की एक बेसिक साइट होती है और ये उसके ऊपर आता है, ये नोटिफिकेशन होता है एक तरीके से।
तो ये कब गजट जो था वो कब दिया गया, 31 अक्टूबर 2019 में। और ये फोर्स डेट भी थी इसकी, और तब से ये एक्ट फोर्स में आ गया 31 अक्टूबर 2019 को। तो ये वैसे एक बेसिक सा एक नॉलेज है आपको, एक जनरल नॉलेज के उसके लिए मैंने ये आपको ये बता दिया कि क्या है ये। पहले जो इंडियन पेनल कोड था वो पहले जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होता था। पहले जम्मू एंड कश्मीर में रणबीर पेनल कोड जो था वो लागू होता था, लेकिन जब ये एक्ट पास हुआ, जम्मू एंड कश्मीर एक्ट 2019, तब ये होल इंडिया में यानी कि पूरे इंडिया में ये लागू होने लगा। अब ये जब एक्ट पास हुआ, जब कोई एक्ट पास होता है वो कैसे होता है, पार्लियामेंट पास करती है पहले, लोकसभा से राज्यसभा जाता है। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा था आप लोगों के लिए, थोड़ा एक इंटरेस्टिंग उसका बनाने के लिए। लोकसभा से ये राज्यसभा में जाता है। फिर आपको लॉ स्टूडेंट है तो प्रोसीजर पता होगा, नहीं पता होगा तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में वो भी बता देंगे। तो ये लोकसभा से राज्यसभा में गया, फिर प्रेसिडेंट की एसेंट मिलती है, वो साइन करते हैं। तो वो कब हुआ, दोनों का इस डेट को स्वीकृति कब मिली, 9 अगस्त 2019 को इस एक्ट की स्वीकृति मिल गई कि हाँ ये पास कर दिया जाए। तो तब फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, फिर वो गजट की घोषणा करती है कि हाँ ये कानून बन चुका है और ये लागू हो रहा है। तो वो किसके थ्रू करती है घोषणा, गजट के। गजट कब किया उन्होंने लॉन्च, नोटिफिकेशन कब दिया, 31 अक्टूबर 2019 को अखबार में छप गया और ये एक्ट फोर्स में आ गया। यही डेट भी इस एक्ट की एनफोर्समेंट डेट है। ठीक है। और इस एक्ट से ना क्या हुआ, एक ये भी हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो है, लद्दाख जो थी ये यूनियन टेरिटरी बना दिए गए। ठीक है, ये आपके यूनियन ले ऑफ लद्दाख जो है और जम्मू एंड कश्मीर है, ये दोनों आपके यूनियन टेरिटरी में ऐड कर दिए गए इस एक्ट के थ्रू। देखिए, और जो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया, ये आपके इस एक्ट के, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के सेक्शन 95 क्लोज 1, 95 क्लोज 1 में दिया गया है। अगर आप इस एक्ट को देखोगे
गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाओगे आप, तो उसमें आपको आप इस एक्ट के सेक्शन 95 क्लॉज 1 में जाओगे, देखोगे तो वहाँ पर दिया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से सेक्शन के अंडर इस एक्ट के बारे में अगर पूछा जाए कि ये यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो वो है सेक्शन 95 क्लॉज 1। यानी कि सेक्शन 95 क्लॉज 1 के 5th शेड्यूल में, कौन से 5th शेड्यूल में आप चेक कर सकते हैं, या मैं आपको अभी एक्ट खोल कर दिखाऊंगी। तो उसमें जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2019 का, उसमें नोटिफिकेशन में यानी कि जो सेक्शन 95 क्लॉज 1 है उसके 5th शेड्यूल में आप जाओगे तो उसमें दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया है। और जो 5th शेड्यूल जो है, और उसकी जो टेबल 1 सीरियल नंबर 48 में ये कहा गया है इंडियन जो और इस एक्ट के 5th शेड्यूल के टेबल 1 सीरियल नंबर 48 में अगर आप जाओगे तो आपको क्या दिखाई देगा, उसमें लिखा गया है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी ओमिटेड। खत्म कर दिया गया है। जो देखिए, जैसे इसमें बताया गया था ना कि पहले आईपीसी में लिखा हुआ था कि एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, की जम्मू एंड कश्मीर पे को छोड़कर बाकी पूरी इंडियन टेरिटरीज पर जितनी भी इंडियन टेरिटरीज है उन पर आईपीसी लागू होता है, बस जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। तो अब इस एक्ट जब से पास हुआ है तो वो उसमें अब इसको हटा दिया गया है। किसमें, अगर आप इस एक्ट के 5th शेड्यूल में जाओगे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जम्मू एंड कश्मीर के टेबल 1 सीरियल नंबर 48 देखोगे, उसमें ये लाइन दी गई है। तो ये एक तरीके से एक एड्रेस है, आपको एक्ट में जाके ढूंढने में आसानी होगी, तो आप उसमें जाके भी ये देख सकते हो। और जो द रणबीर पेनल कोड था जो जम्मू एंड कश्मीर में लागू होता था पहले, आईपीसी से पहले 1989 जिसको कहते थे, वो रिपील्ड हो चुका है, उनको हटा दिया गया है। ठीक है। तो ये बात थी आपकी जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की। अब हम आ जाते हैं, जैसे एक बेसिक सा थोड़ा सा रैपिड सा आपके लिए रिवीजन कर दूं। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 क्या था,
पहले इसमें रणवीर पैनल कोड यूज़ होता था, तो जब से ये एक्ट पास हुआ है तो इसकी जगह अब रणवीर पैनल कोड की जगह अब आईपीसी ने ले ली है। तो पहले पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट की एसेंट जो थी, जो राज्यसभा प्लस लोकसभा से मिलकर पार्लियामेंट बनता है, और प्रेसिडेंट के पास जब वो गई तो सम्मति जब मिली, एसेंट जिसे कहते हैं, वो कौन सी तारीख को मिली इस एक्ट के लिए, वो 9 अगस्त 2019 को मिली। फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा, गजट भेजा, नोटिफिकेशन, जैसे कोई भी कानून पास होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट घोषणा करती है भाई ऐसे ऐसे हमने कानून या कोई भी लॉ पास कर दिया है। तो वो कौन सी तारीख को हुआ, वो हुआ 31 अक्टूबर 2019 को। और यही डेट इसकी इस एक्ट की जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की एनफोर्समेंट डेट भी है, ठीक है ना। और अगर आप इसको और ये इस एक्ट में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया। कौन अब इस एक्ट के सेक्शन 95 क्लोज 1 के अंडर हैं। और 5th शेड्यूल में अगर आप जाओगे तो वो आपको यहाँ पर उसमें दिखाई देगा कि जम्मू एंड कश्मीर को और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब ये बात आ जाती थी कि कौन से, अगर आप देखोगे इसी एक्ट में जाके जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में जाके अगर आप देखोगे नोटिफिकेशन में, तो उसमें 5th शेड्यूल के टेबल 1 सीरियल नंबर 48 जो एड्रेस है एक तरीके से, तो उसमें आप जाके देखोगे तो उसमें जो पहले जो आईपीसी में लिखा था, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी ओमिटेड, यानी कि अब वो हटा दिया गया है। और जो द रणवीर पैनल कोड जो यूज़ होता था जम्मू एंड कश्मीर में 1989 को, अब हटा दिया गया है, उसकी जगह वो इंडियन पैनल कोड को दे दी गई है। तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी समझा दिया मैंने आपको रैपिडली, एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन, और ये बेसिक सी आपके लिए नॉलेज थी। अब हम वापस आईपीसी पे लौट आते हैं। तो आईपीसी मैं यहाँ पे लिख दूँ, कभी आप कंफ्यूज्ड हो जाएं तो इसलिए मैं लिख दूँ आईपीसी पे हम दोबारा से वापस लौट आते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए, है ना। तो अब हम कहाँ पे थे, आपका सेक्शन 1 में एक्सटेंट हो गया, और यानी कि कहाँ तक आपका आईपीसी लागू होता है, होल ऑफ इंडिया। अब उसी में सेक्शन 1 में, जो सेक्शन 1 जो हम कर रहे हैं जब से, है ना, तो उसी के आगे कमेंसमेंट में आ जाते हैं। तो कमेंसमेंट मतलब कि कब ये लागू हो गया, मतलब कब फोर्स में ये आ गया, लागू हो गया लिख दूँ मैं, है ना, ताकि हिंदी मीडियम वालों को भी थोड़ी सी आसानी रहे। थोड़ी सी ज़्यादा तो आसानी नहीं हो पा रही होगी, लेकिन फिर भी आप भी कोऑपरेट कीजिए और हम भी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लगे तो हम पूरा हिंदी में भी करने की कोशिश करेंगे और इंग्लिश वालों के लिए भी अलग कर देंगे। लेकिन आप लाइक और प्यार तो दीजिए इस वीडियो को, तभी तो ये सब होगा ना। तो इसलिए तो कमेंसमेंट कब हुआ, 1 जनवरी 1862, न्यू ईयर वाले दिन लागू हो गया। हमने आईपीसी को न्यू ईयर वाले दिन लागू कर लिया, अपना लिया हमने इसको।
तो देखिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको इतनी सारी डेट्स हो जाती हैं, क्योंकि सारा लॉ में जो है डेट्स का ही खेल है। आपने देखा होगा सारे में नंबर्स ही नंबर्स ही नंबर्स ही हैं, है ना। तो हर चीज़ को तो नंबर से याद करना पड़ता है, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें याद ही नहीं रहता। तो हम इसकी थोड़ी सी ट्रिक बना लेते हैं, ठीक है ना। वैसे आप अपने तरीके से भी, ये मुझे थोड़ा सा इजी लगा तो इस वजह से मैंने ये इस तरीके से याद करा था। तो आपको अगर ये वाला सही लगे तो आप ऐसे कर लीजिएगा, वरना आप अपना एक छोटा सा अपना भी अलग से, जो जैसे आपकी किसी चीज़ से मेमोरी यूज़ की गई, कभी आपने मेमोरी आपकी किसी चीज़ से जुड़ी हुई हो, तो आप उसको उससे कनेक्ट कर दिया कीजिए, ताकि आपको उससे क्या होगा, आपको उससे याद करने में नंबर्स को आसानी होगी। वरना नंबर्स क्या होते हैं, जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो क्या होता है, वो कन्फ्यूजन हो जाता है। आपको तो यहाँ पे तो याद रहता है कि हाँ हमने सीधे सीधे रट्टा मारा था कि हाँ ये यही नंबर है। और जब आप प्री में जाते हो, देखते हो आप क्वेश्चन पेपर, तो उसमें सेम सेम जैसी डेट्स दे देते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। वहाँ पर बैठ के आपने कितना भी रट्टा मारा हो तो आप भूल भी जाते हो कि ये क्या, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, और उससे क्या होता है, हमारे गड़बड़ी हो जाती है। नेगेटिव मार्किंग वैसी होती है, जैसे आपको पता है। तो क्या करें, इसको याद करने के लिए मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला बनाया था। ये 18, देखो 1 जनवरी को तो न्यू ईयर होता है। तो 1 जनवरी को क्या हुआ, मैं 18 साल की हुई। तो ये 18 साल की, और जो ये आप इसको 6, तो 6 जैसे आप अपनी फिंगर्स पे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें आप अल्फ़ाबेट काउंट कर लो, A B C D E F। एफ पे 6 आता है ना, और 2, A B, तो अल्फ़ाबेट कौन सा बैठा, बी। अब यहाँ पे क्या बात आ जाती है, मैंने एक छोटा सा ये बनाया था कि 1 जनवरी को मैं 18 साल की हुई, और एफ बी यानी कि आपको बेसिक सा इसका एक वो पता होगा, फेसबुक। और मुझे फेसबुक चलाने की जब परमिशन मिली, जब मैं 18 साल की हुई, तो मुझे एफ बी चलाने की, फेसबुक चलाने की परमिशन मिली। तो उसी दिन आईपीसी को भी लागू कर दिया गया, उस दिन भी परमिशन आईपीसी को भी मिली चलाने की, है ना। तो ये हिसाब से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। एक न्यू ईयर पे मेरा बर्थडे भी होता है, न्यू ईयर वाले दिन मैं क्या कहते हैं 18 साल की हुई, और उस दिन 18 साल की होते ही मुझे एफबी चलाने की परमिशन, क्योंकि एडल्ट हो गए, तो एडल्ट से क्या कहते हैं आपको एफबी चलाने की परमिशन मिल गई। तो उसी दिन क्या हुआ, आईपीसी भी मुझे चलाने की परमिशन, लोगों को उसी दिन आईपीसी चलाने की परमिशन मिल गई। तो यानी कि एफबी चलाने की आपको परमिशन मिली। इस टाइप से आप कुछ कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन क्योंकि मुझे तो ये इस टाइप से याद हुआ था, और मुझे काफ़ी अच्छे से अब ये याद रहता, फॉर्मूला बना दिया आईपीसी को याद रखने का। डेट को एनफोर्समेंट डेट जो है वो ऐसे याद हो गई थी। अगर आपको कुछ और कनेक्ट करता है तो आप उससे कनेक्ट कर दो। 18 साल की हुई तो एफबी चलाने की परमिशन मिली, तो उसमें, या फिर आपने उसका आईपीसी का चैनल देखा, या कुछ भी हुआ जो भी है, उस हिसाब से उस दिन परमिशन मिली। कुछ इस टाइप से आप बना सकते हो, मतलब, है ना, अपने हिसाब से। तो मुझे तो ये काफ़ी कनेक्ट करता है, तो मैंने ये उस हिसाब से अपने लिए कर लिया, और ये मुझे याद हुआ। तो आप किसी और तरीके से भी कर सकते हो। अब बात आ जाती है सेक्शन 2 की। अब हम सेक्शन 2 पढ़ेंगे। सेक्शन 2 क्या कहता है, एवरी पर्सन, कोई भी व्यक्ति लायबल है किसके,
पनिशमेंट के। क्यों भाई, क्यों पनिशमेंट के लिए लायबल है, क्यों हो जाएगा? फोर किसके लिए मैंने पूछा भाई, क्यों? हर व्यक्ति तो नहीं हो सकता भाई पनिशमेंट के लिए लायबल, ऐसा क्यों होगा, किसके लिए? तो ये बताया क्यों, मतलब वाई, मैंने ये पूछा। फोर किसके लिए, यानी कि इसने बताया भाई, मुझे आईपीसी ने ये बताया कि एवरी एक्ट और ओमिशन के लिए जो कि कॉन्ट्रेरी टू दी प्रोविजन which he shall guilty within इंडिया। देखो सेक्शन 2 में क्या बताया गया कि हर एक व्यक्ति लायबल है, जिम्मेदार है पनिशमेंट के लिए। वही मैंने कहा क्यों भाई, कि हर व्यक्ति ऐसा थोड़ी हो सकता है कि हर व्यक्ति पनिशमेंट के लायक है, हर एक इंसान ऐसा थोड़ी होता है। तो इसने बताया आईपीसी ने कि क्या कहते हैं, उस काम के लिए और उस ओमिशन के लिए, उस लॉप के लिए और उस कार्य के लिए जो कि कॉन्ट्रेरी, अपोजिट टू द प्रोविजन, जो कि हमारे आईपीसी के प्रोविजन, जो प्रावधान दिए गए हैं उसके क्या कहते हैं, उसके रूल तोड़ेगा, जो उसके, जो आईपीसी में जो रूल, जो हमारे कानून में रूल्स दिए गए हैं, जो कानून, जो हमारा लॉ है उसमें जो रूल्स दिए गए हैं उसका उल्लंघन जो करेगा, उसका अपोजिट जो कार्य करेगा, तो वो पनिशमेंट के लायक है, उसको हम आईपीसी के अकॉर्डिंग पनिशमेंट करेंगे, उसको सजा दी जाएगी, जो भाई हमारे अलग काम करेगा, हमारे उससे हमारे बनाए हुए रूल से अलग काम करेगा, उसका उल्लंघन करेगा, गलत सलत काम करेगा, तो हम उसे आईपीसी के थ्रू पनिशमेंट देंगे ही देंगे, जो कि जो कि हमारे देश में, इंडिया में जो क्राइम है उसके लिए हम उसको दंडित जरूर करेंगे। यानी कि यह है कि हर एक व्यक्ति पनिशमेंट के लायक है, जो जो हमारे रूल्स के अलग काम करेगा, अपोजिट काम करेगा, यानी कि कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजंस, सारे प्रावधान के अलग काम करेगा या गलत करेगा या तोड़ेगा रूल, जो भी करेगा, तो उसको हम, और जो हमारे देश में क्राइम है माना जाता, वो हम उसको पनिशमेंट करेंगे किसके थ्रू, आईपीसी के थ्रू। ठीक है, इसका कहना ये है सेक्शन 2 का। अब भाई बात आ जाती है नेक्स्ट उसके, अब जो सेक्शन 3 और एंड सेक्शन 4 की बात आ जाती है। ये जो दो सेक्शंस है ना, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है, मतलब एक्स्ट्रा
कि ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मतलब हमारे देश से बाहर वाले जो काम है वो सब उसको ये कवर करते हैं सेक्शन 3 और सेक्शन 4 जो है कि बाहर जो काम हो रहा है थोड़ा हमारा टेरिटरी से थोड़ा सा तो हटके तो उसमें जो क्राइम हो रहा है तो ये बेसिकली दो सेक्शंस जो हैं सेक्शन 3 और 4 वो इस फॉर्मूले पे काम करते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन बाहर वाले हमारी टेरिटरी से इंडिया की टेरिटरी से बाहर वाले। अब वो आगे बताते हैं मतलब टेरिटरी से बाहर वाले का इन द सेंस क्या बैठता है। देखो इसका मतलब ये है एन एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस इन इंडिया shall also be an offense committed outside India। इसका कहने का मतलब एक सिंपल वे में ये कह रहा है ये जो हमारा सेक्शन 3 है सॉरी सेक्शन 3 की बात हो रही है यहाँ पे। सेक्शन 3 ये कहता है कि अगर कोई एक्ट है वो ऑफेंस है इंडिया में तो वो बाहर भी ऑफेंस ही माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर बाहर फॉरेन कंट्री में कोई रह रहा है वो इंडिया में इंडिया का है या इंडिया का है और वो बाहर रह रहा है और वो कोई ऐसा क्राइम करता है जो इंडिया में तो कानूनी रूप से गैर कानूनी है मतलब सॉरी जो गैर कानूनी है तो अनलॉफुल है और वो वहाँ फॉरेन कंट्री में रह रहा है और वो कर रहा है तो उसको पनिशमेंट इंडिया में दी जा सकती है जैसे कि उसने वो काम इंडिया में ही किया हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि कोई बाल विवाह वहाँ पर कर रहा है फॉरेन कंट्री में फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए और वो सोच रहा है कि मैं तो यहाँ पर शादी कर रहे हैं हम लोग और क्या कहते हैं तो वहाँ पर इंडिया में मुझे पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा तो वो अगर अगर कंप्लेन वगैरह कुछ भी हो या कुछ भी पता चले तो वो इंडिया उसको पनिश कर सकती है। ऐसा नहीं है कि वो उसको पनिश ना करे मतलब बाहर जो मुल्क के बाहर किया गया कोई वो होगा क्राइम और वो इंडिया में भी क्राइम है तो वो क्राइम ही माना जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो बच जाए। या फिर कोई बायगैमी कर रहा है मतलब दो दो शादियां कर रहा है और वहाँ पे लीगल है दूसरे देश में जाके और यहाँ इंडिया में इलीगल माना जाता है और दूसरे देश में जाके वो लीगल मान रहा है तो क्या होगा अगर कंप्लेंट वगैरह होती है जैसे नॉर्मली अगर कोई कर देता है वैसे पता चले अगर तो उसको पनिशमेंट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो बच जाए तो वो भी क्राइम है इंडिया की नज़र में जैसे कि उसने इंडिया में ही वो क्राइम किया हो ये माना जाएगा। ठीक है तो अब हम सेक्शन 4 पे आ जाते हैं। अब सेक्शन 4 की बात आ जाती है ये क्या कहता है सेक्शन 4 हमारा। देखिए अब जो सेक्शन 4 है इसके लिए हमें क्या क्या एलिमेंट्स की ज़रूरत है
कि मान लें कि हम, हाँ, ये सेक्शन 4 इस पे अप्लाई होगा। ये एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस है। टेरिटोरियल ऑफेंस, ओके। तो क्या होगा, कोई सिटीजन ऑफ इंडिया है, एनी सिटीजन, कहाँ का, ऑफ इंडिया का होना चाहिए, ठीक है। वो किसी भी जगह हो, कहाँ पे हो, वो होना चाहिए कहाँ पे भी, एनी प्लेस, कोई सी भी जगह हो। चाहे वो कहीं भी हो या फिर एंड बियॉन्ड इंडिया हो, मुल्क से बाहर हो चाहे वो। और तभी कोई व्यक्ति, एनी पर्सन, किसी शिप पे, ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया, कहाँ पे रजिस्टर्ड हो, इंडिया में, चाहे वो कहीं भी हो, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट बना देते हैं हम, इसको इसको अभी जोड़ेंगे पूरा हम, ठीक है ना। सेकंड ये हो गया हमारा पॉइंट, और थर्ड पॉइंट बेसिकली हमारा क्या हो गया, कमिटिंग ऑफेंस, टारगेटिंग a computer resource located in India, ठीक है। देखो अब ये तीन चीजें अगर हुई तो यानी कि ये इस सेक्शन 4 में आ जाता है। कोई सिटीजन हो, इंडिया का होना चाहिए, कहीं पर भी हो, ठीक है, तो वो क्राइम करता है, या कोई ऐसा पर्सन जो के उसको जो कि हमारे इंडिया में इंडिया का रजिस्टर्ड है और वो कहीं पर भी हो उस पर हमला किया जाए, या कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इंडिया, या कोई इंडिया में लोकेट है, क्या कहते हैं, कंप्यूटर, कोई मशीनरी है, कुछ भी है, उसे हैक कर ले या कुछ कर ले, बाहर वाला व्यक्ति कोई आउटसाइड जो इंडिया के बाहर रह रहा है वो ऐसा काम कर दे, तो ये भी इसके अंडर आएगा सेक्शन 4 के, ठीक है। कोई सिटीजन ऑफ इंडिया, चाहे वो किसी भी देश में हो, उसका मर्डर हो जाए या कुछ हो जाए, तो इसके जो क्रिमिनल होगा उसको कहीं पे भी हो उसको पनिश किया जाएगा, ठीक है ना। वो इस सेक्शन 4 में आ जाएगा, ठीक है ना। सेक्शन 4 की बात हो रही है यहाँ पे।
तो वो भी पनिश किया जाएगा। अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया है, कहीं पर भी है, किसी भी प्लेस में है, या इंडिया से बाहर है या किसी और देश में है, और उसके ऊपर हमला कर दिया जाए, तो उसका जो हमला करने वाला है उसको पनिश किया जाएगा, ठीक है ना। और सेकंड एक ये भी आ जाता है, कोई पर्सन है और वो क्या कहते हैं ऐसा अटैक कर देता है शिप और एयरक्राफ्ट क्राफ्ट पे, जो कि रजिस्टर्ड है इंडिया के नाम पे, इंडिया से में रजिस्टर्ड है, और उसके ऊपर कोई हमला कर दे बाहर वाला, तो उसको उसका क्रिमिनल जो होगा उसको भी उसको जो क्राइम करने वाला उसको भी पनिश किया जाएगा, सेक्शन 4 के अंडर माना जाएगा कि ये हमारा दोषी है, ठीक है ना। और सेक्शन 3 जो है वो कमिटिंग ऑफेंस का मतलब कि वो ऐसा काम करे, जैसे हैक कर देते हैं, जैसे लोग कंप्यूटर हैक कर देते हैं बैठे बैठे, दूसरे देश से किसी देश ने या किसी आतंकवादी ने या किसी ने भी बैठ के वहाँ से बैठे बैठे, वो हैकर्स होते हैं जैसे आपने देखा होगा सुना होगा, आजकल काफ़ी पॉपुलर भी हैं, तो वो हैक कर देते हैं इंडिया में रजिस्टर्ड रिसोर्सेज, जैसे किसी गवर्नमेंट साइट को या किसी भी चीज़ को इंडिया में जो रजिस्टर्ड है, और उसको वहाँ से बैठे बैठे क्राइम कर देता है, तो उसको वो पनिशेबल है, उसको पनिश कर सकती है इंडिया, ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दिया जाएगा। तो आईपीसी में उन लोगों के लिए वो दे रखा है, ये 3 लोगों के लिए कि ये पनिशेबल होंगे इस टाइप के केसेस अगर हुए तो, ठीक है ना। वो बच के नहीं जाएगा, ये नहीं है कि खाली इंडियंस को ही आईपीसी के अकॉर्डिंग ही पनिश किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। जो बाहर बैठा हुआ व्यक्ति भी हमारे ऊपर वो कर रहा है, हमारी एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा रहा है, या कंप्यूटर को हैक कर रहा है, या किसी हमारे देश के इंसान को टारगेट कर रहा है, या कुछ मारा जा रहा है, या कुछ टॉर्चर किया जा रहा है, या फिर उसका मर्डर कर दिया जाता है, तो उसको पनिश किया जाएगा इसके अकॉर्डिंग सेक्शन 4 के अंदर। जो बाहर की देखिए अंदर के जो हमारे देश के हैं आईपीसी, उन पे तो लागू होता ही है, सब सब पे लागू होता है, लेकिन जो बाहर रह रहे हैं ये उन लोगों के लिए, अननोन पर्सन्स के लिए, ठीक है ना, जो बाहर के साइड जो इंडिया से बाहर हैं। और फॉर एग्जाम्पल एक फेमस एग्जाम्पल है जो आपने बेर एक्ट में भी देखा होगा, इलस्ट्रेशन कहते हैं इनको ज़्यादातर, एग्जाम्पल तो नहीं कहते, लॉ में यूज़ किया जाता है किसको, इलस्ट्रेशन, फॉर एग्जाम्पल की जगह इलस्ट्रेशन ज़्यादा बेटर होता है लिखना। ये काफ़ी पूछे जाते हैं आईपीसी, ये जो आईपीसी हुआ, एविडेंस एक्ट हुआ, कोई सा भी एक्ट आप उठा कर देख लें तो, या कोई भी लॉ बुक उठा लें तो आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, जैसे प्री का पेपर अगर आप देने जाएंगे, एपीओ हुआ या फिर जुडिशरी का एग्ज़ाम हुआ किसी भी स्टेट का, तो उसमें इलस्ट्रेशन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आप बेटर ये होगा कि आप ना जो आपकी जो बेयर एक्ट होगी, तो उसके उसमें से देख के आप जितने भी इलस्ट्रेशन है उनको तो रट ही डालिए, मतलब उसको घोट के पी जाइए, क्योंकि उसके बिना तो कुछ कर नहीं सकते। मतलब कि उसमें एज इट इज़ छपे के छपे आ जाता है, जैसे एज इट इज़ आपकी लैंग्वेज उसमें लिखी हुई है, तो वो एज इट इज़ उसमें भी आ जाते हैं आपके एग्जाम में। तो ये इलस्ट्रेशन जहाँ लिखा हो आपके, खास करके बेयर एक्ट में, तो उसको एकदम घोट के पी जाइए, क्योंकि इलस्ट्रेशन से आपको आधी डेफिनेशन समझ में आ जाती है जो आपकी बैरेक्ट में लिखी होती है। आप पहले ये करिए, तरीका ये है, पहले आप इलस्ट्रेशन पढ़िए, फिर उसके बाद क्या कहते हैं आप डेफिनेशन की तरफ हाथ रखिए, ताकि आपको उससे इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये एक फेमस इलस्ट्रेशन है, एक बता देते हैं हम आपको यहाँ पे, जिससे आपको समझ में आ जाए ये वाला सेक्शन 4 क्या कह रहा है। ए, हु इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया commits a murder in Uganda, ठीक है, he can be tried and convicted of murder in any place in India in
which he may be found. एक ये बात आ जाती है कि अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया का सिटीजन है, वो कमिट करता है मर्डर, कहाँ पे, युगांडा में जाके मर्डर कर देता है, तो वो भी क्या कहते हैं, कॉन्विक्टेड माना जाएगा मर्डर का। देखिए, अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन है, नागरिक है, वो कमिट करता है मर्डर, कहाँ जाके, युगांडा में, युगांडा देश जो है वहां जाकर मर्डर कर देता है, तो उसको कहाँ पे ट्राई किया जाएगा, उसको इंडिया में ट्राई किया जाएगा ही जाएगा। ऐसा नहीं है उसको छोड़ दिया जाएगा कि वो तो वहां कर ही आया तो वहां की सरकार ही उसको देखेगी, ऐसा नहीं है। वो यहाँ पर भी पनिशेबल किए होगा, उसको पनिश किया जाएगा। एक ये छोटा सा एग्जाम्पल एक इसका ये भी है। तो ठीक है, अब आपका ये सेक्शन 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, जो कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस है। तो ये जैसे कि एक सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, वो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग पनिशेबल होगा, कहाँ पे, चाहे वो इस जगह हो या किसी देश से या फिर हमारे देश से बाहर हो, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और वो किसी हमारे देश में हो या देश के बाहर हो, ठीक है ना, वो पनिशेबल है कोई पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट इन इंडिया वेर एवर इट मे बी, कोई भी शिप एयरक्राफ्ट जो रजिस्टर्ड इंडिया में रजिस्टर्ड है, वो वहाँ पे जाके क्राइम होता है उससे या कुछ भी होता है, तो वो भी पनिशेबल है बाहर जाके अगर कुछ वो होता है तो। और कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया, और इन बाहर का व्यक्ति कोई जैसे टारगेट करता है कंप्यूटर रिसोर्स को या हैक वगैरह, जैसे कि मैंने बताया, तो ये आपका एक सेक्शन 3 और सेक्शन 4 जिसे कहते हैं, ये दोनों सेक्शन आपके एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन में आते हैं। तो ये आपके सेक्शन हो गए, सेक्शन 4 तक आपका ये कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट एक सेक्शन और आपका ये लास्ट सेक्शन इस चैप्टर का जो है वो आता है, सेक्शन 5 आता है ना। इसकी बात करें अगर हम, सेक्शन 5 क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो ये लॉ है, आईपीसी है, वो ये कहता है, सेक्शन 5 कहता है सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट यानी कि आईपीसी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे आपको ब्रैकेट में समझाने के लिए लिख दिया है। वैसे आप बेयर एक्ट उठाकर अगर आप देखोगे तो उसमें आईपीसी ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन मैंने आपको ये समझाने के लिए लिख दिया, इजीएस्ट वे बनाने के लिए। तो ये सर्टेन लॉज शैल नॉट बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट, जो आईपीसी के जो प्रोविजंस हैं वो अफेक्ट नहीं करेंगे, किन के ऊपर अफेक्ट नहीं करेंगे, ये हैं उनको जिनको ऑफिसर्स हो गए, सोल्जर्स हो गए, एयरमैन हो गए, एयरफोर्स जिन्हें कहते हैं उनके एयरमैन उन्हें कहते हैं, इन दिस सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द provisions of any special and local law।
देखिए लोकल लॉ लॉ अब ये बात एक बेसिक सी बता दूं मैं, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखिए थोड़ा घुमा फिरा के आपके एक्ट में थोड़ा, जो हमारा जो आईपीसी का एक्ट आप डायरेक्ट उठा के देखोगे थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज में, तो मैं उसको तोड़ मरोड़ के आपको बता दूं इजी लैंग्वेज में कि जो आईपीसी है वो ऑफिसर्स, सोल्जर्स और एयरमैन, जो एयरक्राफ्ट मतलब कि एयरमैन मतलब एयरफोर्स वाले लोगों पे जो सर्विस ऑफ इंडिया में आते हैं, गवर्नमेंट सर्विस में जो आते हैं, उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा, क्योंकि इनका एक अपना एक्ट होता है पनिशमेंट के लिए। अगर इनका अगर कोई प्रोविजन अगर इनके एक्ट में नहीं दिया गया है उस पनिशमेंट से रिलेटेड, तब आईपीसी फॉलो किया जाएगा, वरना इनका अपना खुद का एक्ट होता है पनिशमेंट के लिए। तो इनको इम्यूनिटी मिली हुई है इस वाले आईपीसी से, वरना इनको पनिशमेंट किया जाता है, ऐसा नहीं है बच जाता है, लेकिन इनके एक पर्सनल एक्ट बने हुए हैं, किनके, ऑफिसर्स के, सोल्जर्स के, एयरमैन के, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं। इनका अपना एक अलग एक्ट है पनिशमेंट के लिए, तो ये उसके अकॉर्डिंग इनको दंडित किया जाता है, ठीक है ना। तो आईपीसी के प्रोविजंस इन पर लागू नहीं होते, लेकिन अगर जहाँ इन इनके इनके जो एक्ट जो पनिशमेंट एक्ट होगा, जो उसमें अगर प्रोविजंस नहीं दिए गए हैं, तो वो आईपीसी तब लागू कर दिया जाएगा, वरना ऐसा नहीं होगा। इनके ऊपर इनका पर्सनल अपना पनिशमेंट एक्ट लागू होगा, ठीक है। और जो स्पेशल लॉ है और लोकल लॉज हैं, इनके ऊपर भी लागू नहीं होगा, क्योंकि ये खुद एक पर्सनल एक्ट है, पनिशमेंट है, इनमें कुछ अपने हैं प्रोविजंस हैं पनिशमेंट्स वगैरह के, तो इनके ऊपर भी लागू नहीं होगा। जहाँ इन दोनों में इनसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसर, सोल्जर और एयरमैन, और लोकल लॉ स्पेशल लॉ में अगर नहीं दिया गया है कोई प्रोविजन ऐसा और उसको पनिशमेंट देना ज़रूरी है, तो तब ये आईपीसी लागू होगा, वरना नहीं होगा। इनके अपने पर्सनल एक्ट हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको आईपीसी का सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 5 तक आपका 1 चैप्टर कंप्लीट हो गया, और थोड़ा बेसिक्स आपका जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में बता दिया, और आपका एक बेसिक सा एक हिस्ट्री जो आईपीसी की है काम आने वाली, वो मैंने आपको बता दी है। तो ये आप एक रैपिड नोट्स वीडियो को थोड़ा पॉज कर करके आप देख के आप उस हिसाब से कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो इसलिए ऐसे रोक रोक के तो कर नहीं सकते। तो आप पॉज का बटन है आपके फ़ोन में, तो उसको पॉज करिए और देखिए और आराम से समझिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम या कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। और होपफुली अगर आपको अच्छा लगे या तो मुझे प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, और एक सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को भर के प्यार देंगे, तो हमें और मोटिवेशन मिलेगा, और हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएंगे, कि ताकि आपकी हेल्प हर एग्ज़ाम में हो सके। तो आप हम लोगों को ऐसे मोटिवेट करते रहिएगा। गुड बाय।